Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic which are going to discuss here is nucleus. My name is Muhammad Saqib Khan, and first of all here we will discuss the introduction of the nucleus. Nucleus is the most prominent and the largest cellular organelle. यानी ये सबसे वाज़ेह न्यूक्लियस सबसे वाज़ेह और ये organelle है सेल की सबसे बड़ी. It has a diameter of 6 micrometer and occupies about 10% of the total volume of the cell. इसका जो डायमीटर है वो 6 माइक्रोमीटर होता है और ये पूरे खुलिये में 10% हिस्से को इन 10% वॉल्यूम को कवर करता है. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द रेड ब्लड सेल्स. यानी न्यूक्लियस जिस्म के तमाम खुलियों में पाया जाता है सिवाय सुर्ख खुलियों के. यानी जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बकाया सब में न्यूक्लियस होता है. द सेल्स विद न्यूक्लियस आर नोन एज यूकैरियोट्स. यानी वो खुलिये जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस मौजूद हो, उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. द सेल्स विदाउट न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोट्स. और वो खुलिये जिसमें न्यूक्लियस ना हो उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स. Presence of nucleus is necessary for the cell division. और सेल डिवीजन यानी खुलवी तकसीम, यानी एक खुले से दो से चार से 8, यानी सेल डिवीजन के लिए न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है. मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस. ज़्यादातर खुलियों में सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स. फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स लाइक स्केलेटल मसल्स सेल्स हैव मैनी न्यूक्लियाई. यानी जो मसल सेल्स है या स्केलेटल मसल है, यानी इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं. जनरली द न्यूक्लियस इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. आमतौर पर जो न्यूक्लियस है वो सेल के खुली के सेंटर में पाया जाता है, बिल्कुल बीच में यानी दरमियान में पाया जाता है. लेकिन अगर आप प्लांट के खुलियों को देखें तो उसमें एक साइड पे चला गया हुआ होता है क्योंकि उसमें जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है. एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में होता है. इट इज़ मोस्टली स्फेरिकल इन शेप. ये जो न्यूक्लियस है ये अंडे की तरह स्फेरिकल गोल शक्ल में होता है. हाउ एवर द शेप एंड सिचुएशन ऑफ द न्यूक्लियस वेरी इन सम सेल. लेकिन ताहम ये जो शक्ल है, ये सूरत है न्यूक्लियस का, वो मुख्तलिफ खुलियों में मुख्तलिफ होता है. स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अब इस डायग्राम में दिखाया गया है. न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन. यानी न्यूक्लियर के इर्द गिर्द क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलोप कहते हैं. न्यूक्लियस कंटेन्स मैनी कंपोनेंट. इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस. यानी ये 4 कंपोनेंट जो है ये मेजर कंपोनेंट है. बहुत से कंपोनेंट पाए जाते हैं लेकिन ये सबसे मेन जो है यानी मेजर सबसे बड़े कंपोनेंट ये 4 है. अभी बारी बारी हम एक को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड. यानी इसकी जो है ये डबल लेयर्ड होती है एंड पोरस इन नेचर. और उसमें सुराख भी सुराखदार है, सुराख भी होते हैं यानी होल्स होते हैं इसमें. दिस अलाउ द न्यूक्लियोप्लाज्म टू कम्युनिकेट विद द साइटोप्लाज्म. और ये क्या करता है, ये सुराख जो है ये पोर्स ये हेल्प देता है न्यूक्लियस को कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच राब्ता कायम रखे. द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये जो रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर है ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि अभी डायग्राम में दिखाया गया है. ये जो ब्राउन कलर का है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो ब्राउन रेड कलर का है, ब्राउन रेड, ये क्या है, ये आउटर लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का. पोर्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर लाइंड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. और ये जो सुराख है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इसके ऊपर क्या इसके इर्द गिर्द प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं. डायमीटर ऑफ द पोर इज अबाउट 80 to 125 नैनोमीटर. इसका जो डायमीटर है 80 से लेकर 125 नैनोमीटर तक होता है. लेकिन मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ आर्टिकल में इसका साइज़ डिफरेंट दिया गया है. कुछ आर्टिकल्स में कुछ बुक्स में
80 to 100, कुछ 100 to 125, कुछ 100 to 120, इस तरह दिया गया है, लेकिन ये जो है ये जनरल है, एवरेज दिया गया है. However, it is decreased to about 7 to 9 nanometer because of the attachment of protein molecule with the periphery of the pores. अब ये जो पोर्स का साइज है 80 से 125 नैनोमीटर है, लेकिन ये प्रोटीन के अटैचमेंट की वजह से इसके जो बाउंड्री है इस इन होल्स की जो बाउंड्री है इसके इर्द गिर्द प्रोटीन अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके डायमीटर 7 to 9 माइक्रोमीटर रह जाता है, नैनोमीटर रह जाता है, 7 to 9 नैनोमीटर रह जाता है. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म अकर थ्रू दिस पोर्स. और जो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जो मेम्ब्रेन के इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर की जो प्लाज्म है यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, और मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो साइटोप्लाज्म है, इन दोनों में जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यानी मवाद का तबादला होता है तो ये इन सुराख यानी इन होल्स के थ्रू या इन होल्स के थ्रू होता है. अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो दिया गया है. इन सबसे जो है ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद दूसरी वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये न्यूक्लियर लेमिना है ये जो ब्लू कलर की है, इसके बाद सेंटर में न्यूक्लियस है. ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये डीएनए है. ये जो ग्रीन कलर के है ये राइबोसोम्स है. ये जो दिया गया है ये वाला ये पार्ट जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो है ये न्यूक्लियर पोर है. ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है. इन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं. तो ये टोटली जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है. तो आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ. न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ हाईली विस्कस फ्लूइड, यानी गाढ़ा होता है, गाढ़ा. जिस तरह पानी है, पानी इतना गाढ़ा नहीं है, लेकिन शहद गाढ़ा है, तो ये बिल्कुल गाढ़ा है. डेट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी जो बेसिक जो न्यूक्लियस के जो माया है या जो मवाद है वो बनाता है. इट इज़ सिमिलर टू साइटोप्लाज्म प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. ये साइटोप्लाज्म की तरह बिल्कुल होता है जिस तरह ये न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, इस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंड्स क्रोमेटिन एंड द न्यूक्लियोलस, यानी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके ये किस चीज़ के इर्द गिर्द पाया जाता है? क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द पाया जाता है. क्या? यानी न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द पाया जाता है. इट इज़ कंटेन डेंस फाइबुलर network of proteins called the nuclear matrix and many substances such as nucleotides and enzyme. और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? यानी ये फाइब्रस प्रोटीन जो नेटवर्क है, फाइबर प्रोटीन इसके जो नेटवर्क है इन पर मुश्तमिल होता है, और दूसरे सब्सटेंस जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स, इन पर यह मुश्तमिल होता है न्यूक्लियोप्लाज्म. यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड, एंजाइम और प्रोटीन्स पाए जाते हैं. The nuclear matrix form the structure framework for organizing chromatin, और chromatin की ऑर्गेनाइजिंग, chromatin के रीअरेंजमेंट में जो मेन रोल है वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स का है. और न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्या क्या आता है? न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम एंड प्रोटीन वगैरह. The soluble liquid part of the nucleoplasm is known as nuclear हाइलोप्लाज्म, और जो सॉल्युबल पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म का जिसमें बाकी चीज़ें डिज़ोल्व होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म. तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है क्रोमेटिन. क्रोमेटिन इज़ अ थ्रेड लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. ये थ्रेड लाइक यानी दागे नुमा मवाद है ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूलों की, जिससे डीएनए बनता है. A DNA molecule is compactly packed with the help of specialized basic protein called histone. और DNA molecule एक कम्पैक्ट शक्ल में बनता है हिस्टोन प्रोटीन की मदद से. So, chromatin is referred as DNA histone complex, और chromatin मटेरियल को हम DNA histone complex भी कहते हैं. It forms the major bulk of the nuclear material. bulk यानी जो solid type एक चीज़ होती है, मवाद सॉलिड टाइप वो बनाती है, यानी न्यूक्लियर मटेरियल का एक सॉलिड सा एक शेप बन जाती है सॉलिड टाइप. डीएनए इज़ अ डबल हेलिक विच रैप अराउंड सेंट्रल कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ फंडामेंटल पैकिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन कॉल्ड न्यूक्लियोसोम.
डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है, यानी उसमें दो जिस तरह एक सीढ़ी होती है उसके दो साइड होते हैं, इस तरह डबल हेलिकल है। और ये एड हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लपेट देती है अपने आप को और एक यूनिट बन जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम्स आर पैक्ड टुगेदर टाइटली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ क्रोमेटिन फाइबर। और ये फिर न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ पैक्ड हो जाते हैं और एक क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है। और ये किस चीज़ की वजह से ये फाइबर बनता है? हिस्टोन प्रोटीन की वजह से फाइबर बनता है क्रोमेटिन का। जस्ट बिफोर सेल डिवीजन और खुलवी तकसीम से, यानी सेल डिवीजन से थोड़े से पहले, क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम, और ये कंडेंस हो जाती है और उससे क्रोमोसोम बन जाता है। इस तरह भी ये पोर्स है, ये क्रोमेटिन फाइबर है। अब बीच में ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये न्यूक्लियोसोम है और ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये डीएनए डबल हेलिक्स है, जैसे कि ये भी हिस्टोन प्रोटीन, ये भी हिस्टोन है। तो ये आपस में 8 हिस्टोन प्रोटीन के जब डीएनए अपने आप को लपेट देती है तो इससे एक न्यूक्लियोसोम बन जाता है। और इस तरह फिर ये जब कंडेंस हो जाती है तो इससे एक क्रोमोसोम यानी कंडेंस क्रोमोसोम है। इसका ये आर्म है, ये सेंट्रोमेयर है और इसको इस साइड को हम कहते हैं टीलोमर, यानी एक साइड को। क्रोमोसोम इज अ रॉड शेप न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम जो है वो रॉड शेप की तरह होता है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। That carries a complete blueprint of all the hereditary characteristics of that species, यानी जिस भी स्पीशीज़ की, यानी जिस भी जानदार की डीएनए होती है, यानी जो क्रोमोसोम जिस भी जानदार का है उसका मुकम्मल ब्लूप्रिंट, यानी उसकी जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, ये जानदार कैसे होगा, उसकी शेप कैसे होगी, शक्ल सूरत कैसी होगी, ये सब कुछ क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्रोमोसोम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। ये सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से क्रोमोसोम बनता है। डीएनए मॉलिक्यूल कोइड अराउंड हिस्टोन मॉलिक्यूल, और ये डीएनए मॉलिक्यूल की चीज़ के इर्द गिर्द लपेटा हुआ होता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द अपने आप को लपेट देता है। और एक सिंगल डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। ईच डीएनए कंटेन्स मैनी जीन, और हर एक डीएनए के ऊपर बहुत से जीन पाए जाते हैं। और जीन जो है बहुत से जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आई कलर्स, हेयर कलर, स्किन कलर, शेप, साइज, हाइट और बहुत से मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इंसान के अंदर। नॉर्मली द क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल इन द न्यूक्लियस अंडर माइक्रोस्कोप। आमतौर पर अमूमन जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल को उठा के, तो उसमें हमें क्रोमोसोम जो है वो नज़र नहीं आएगा। ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमोसोम आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। और जब सिर्फ सेल डिवीजन जब होती है उस दौरान हमें क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं, क्योंकि उसके बाद वो अनकॉयल हो जाते हैं, यानी जो उसका कंडेंस शेप होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद हमें ये माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, वो भी सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान। दिस इज़ बिकॉज डीएनए बिकम मोर टाइटली पैक्ड जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले जो डीएनए वो टाइटली पैक्ड होता है, विच मेक द क्रोमोसोम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब ये अनपैक हो जाता है तो सेल डिवीजन के दौरान तो हमें ये नज़र आने लग जाता है। All the dividing cells of the body except reproductive cells contain 23 pairs of chromosome। तो हमारे पास जितने भी डिवाइडिंग सेल है उनमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सिवाय रिप्रोडक्टिव सेल्स के। रिप्रोडक्टिव सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? उनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स नहीं, 23 क्रोमोसोम। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 1 क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर। और क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 मदर्स की तरफ से आते हैं और 23 फादर की तरफ से आते हैं। द सेल्स विद 23 pairs of chromosome are called diploid cells। The cells with 23 pair of chromosome are called diploid cell, यानी वो खुलिए जिसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम हो उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल्स। द रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गेमीट्स आर सेक्स सेल्स कंटेन ओनली 23 सिंगल क्रोमोसोम। और रिप्रोडक्टिव सेल्स में जिसको हम कहते हैं गेमीट्स या सेक्स सेल्स, यानी जो स्पर्म्स है या एग्स जो है उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर्स नहीं, ओनली 23 क्रोमोसोम।
इसमें से 23 मदर की तरफ से और 23 फादर की तरफ से, तब जाके ये 23 पेयर बनता है। दिस सेल्स आर कॉल्ड हेप्लाइड सेल। और ये जो 23 सिंगल क्रोमोसोम है इसको कहता है हेप्लाइड सेल। अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो इसको कहते हैं डिप्लाइड सेल्स। फोर्थ नंबर है द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ स्मॉल, ये सबसे छोटा होता है, राउंड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में ये ग्रेनुलर यानी ग्रेन्स की तरह होता है, गोल होता है और छोटा सा स्ट्रक्चर है। ईच न्यूक्लियस कंटेन वन और मोर न्यूक्लियाई, और हर न्यूक्लियस एक या ज्यादा न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होता है। द न्यूक्लियोलस कंटेन आरएनए एंड सम प्रोटीन्स व्हिच आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन द राइबोसोम्स। एक जो न्यूक्लियोलस है ये आरएनए और कुछ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, और ये प्रोटीन और आरएनए बिल्कुल सिमिलर होता है जो कि राइबोसोम्स में पाया जाता है या पाए जाते हैं। The RNA is synthesized by 5 different pairs of chromosome. ये जो RNA है ये 5 मुख्तलिफ pairs of chromosome से बनता है and stored in the nucleolus, और ये RNA फिर जाके न्यूक्लियोलस में स्टोर होता है। Later it is condensed to form the subunit of the ribosome. इसके बाद कुछ मतलब टाइम बाद ये कंडेंस हो जाता है और इससे क्या बनती है, राइबोसोम्स की सब यूनिट्स बनती है। राइबोसोम पूरा नहीं बनता बल्कि इसकी सब यूनिट्स बनती है। All the subunits formed in the nucleolus are transported to the cytoplasm through the pores of the nuclear membrane. और इसके बाद जो सब यूनिट्स है राइबोसोम्स की ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं न्यूक्लियोलस से साइटोप्लाज्म की तरफ इन पोर्स के थ्रू। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स हैं इन पोर्स के थ्रू ये जो सब यूनिट्स हैं ये न्यूक्लियोलस से साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। इन द साइटोप्लाज्म दिस सब यूनिट्स फ्यूज टू फॉर्म राइबोसोम, और साइटोप्लाज्म में ये जो सब यूनिट है आपस में फ्यूज हो जाते हैं और राइबोसोम बना देते हैं। विच प्ले एन एसेंशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन के बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के जो फंक्शंस है वो क्या है। मेजर फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस आर द कंट्रोल ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, जो खोलिए के जितने भी काम है जो काम से अंजाम देते हैं उनको कंट्रोल करना। स्टोरेज ऑफ द हेरिडिटी मटीरियल, और जो मौरूसी मवाद है उनकी स्टोरेज यानी उनको महफूज बनाना। Several processes are involved in the nuclear function, यानी जो मुख्तलिफ प्रोसेस है वो इसके अंदर होती है न्यूक्लियर, वो क्या क्या है। Function of the nucleus: control of all the cell activity that include metabolism, protein synthesis, growth and reproduction, यानी सेल डिवीजन जो है। यानी जो न्यूक्लियस है वो जितने भी सेल एक्टिविटी है वो उसको कंट्रोल करता है, जिनमें मेटाबॉलिज्म आता है, प्रोटीन सिंथेसिस आता है, ग्रोथ आता है और रिप्रोडक्शन आता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए भी बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स के सब यूनिट्स भी बनते हैं न्यूक्लियोलस में। सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो है वो डीएनए साइटोप्लाज्म में इंस्ट्रक्शन यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भेजता है जिसके मदद से प्रोटीन बनते हैं। कंट्रोल ऑफ द सेल डिवीजन थ्रू जीन्स, और जीन्स के थ्रू सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है यानी जीन्स में ये स्टोर होते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ द स्पीशीज टू द नेक्स्ट जनरेशन, और एक जनरेशन के जो जिस स्पीशीज है उनसे ये इंफॉर्मेशन नहीं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो है मौरूसी मवाद जो मौरूसी मालूमात है वो एक जनरेशन मुझसे मुंतकिल करके दूसरे में डाल देती है यानी लाती है। आज की जो हमारी वीडियो थी वो अपने इख्तिताम तक पहुँच गई। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर लें। थैंक यू।